In the last session we were discussing about variables. Okay, so far we have discussed different type of variables which are available in Java. If you are familiar with C, C++ and such languages you are also already aware of the data types, okay, and the concept of variables and constants. Java is not far from that, because in our very first few lectures we have discussed that Java is a programming language which has a syntax very similar to C and C++. So अगर आप C और C++ के प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हो, आपने उसमें प्रोग्रामिंग किया है, तो जावा में प्रोग्रामिंग करना कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी जो उसकी सिंटैक्स है वो C से मिलती जुलती है, C और C++ से। जैसे कि वेरिएबल का यूज़ करते हैं हम, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स वगैरह, वो मिलता जुलता है। तो लास्ट में हम बात कर रहे थे वेरिएबल्स की, और हमने चर्चा की थी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने की। देखो, वेरिएबल जावा बहुत स्ट्रिक्ट है, ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि किसी भी वेरिएबल को अगर आप जावा में यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसे डिक्लेयर करना आवश्यक है। डिक्लेयर किए बिना आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ भी हमने डिस्कस की थी जावा के बारे में कि वेरिएबल को जावा में वैल्यू असाइन किए बिना आप यूज़ नहीं कर सकते। देखो, सी और सी प्लस प्लस में ये इस जगह पे थोड़ा एक डिफरेंस बन जाता है कि सी सी प्लस प्लस में क्या होता है, जब आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल में एक गार्बेज वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट। जावा में ऐसा नहीं है, जावा में कोई गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब कि जो वेरिएबल आपको असाइन होता है वो उसमें कोई गार्बेज वैल्यू नहीं होगी, और जब तक आप उसको वैल्यू नहीं दोगे यू कांट यूज़ दैट वेरिएबल। तो मैंने बताया था आपको कि अगर हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन किए बिना अगर यूज़ करते हैं तो जावा हमें एरर देगा कि वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, ये हमने देखा था लास्ट सेशन में, ठीक है। फिर हमने चर्चा की थी इनिशियलाइजेशन की। वेरिएबल को हम वैल्यू कैसे देते हैं, तो वेरी सिंपल assignment statement is used. For example, if I having a variable named a of type integer, now suppose I want to assign some value to this variable a, I will write an assignment statement like this. Okay, ये मैंने एक असाइनमेंट स्टेटमेंट इस तरह से लिखा। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हुआ है जो राइट साइड का वैल्यू लेफ्ट साइड को असाइन करता है, कंपेटिबल है तो। कंपेटिबल का मतलब क्या है कि राइट साइड में जो डेटा है उसका प्रकार लेफ्ट साइड के डेटा के प्रकार से अगर कंपेटिबल है, मतलब कि अगर वो डेटा उसको असाइन हो सके ऐसा है तो वो असाइन करेगा। असाइनमेंट स्टेटमेंट राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब दोनों चीज़ अगर साथ में करें तो उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ऐसा डिक्लेरेशन भी किया और असाइनमेंट भी किया। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। डायनेमिक का मतलब क्या, रन टाइम। डायनेमिक का मतलब रन टाइम इनिशियलाइजेशन। देखो, सी और सी प्लस प्लस की बात करें हम, क्योंकि ये जावा की जब भी हम बात करते हैं तो उसकी पहले जो लैंग्वेजेस थी और फेमस थी उससे चर्चा है तो इसकी कंपैरिजन तो होती रहेगी, क्योंकि ये उनके बाद और एज ए सॉल्यूशन मार्केट में आई थी, और वो एक सी और सी प्लस प्लस का मतलब कि एज एन ऑप्शन, और या फिर कहे उसके जगह पे उसकी जगह ले ली थी इसने। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपैरिजन तो होती रहेगी। अब देखो, सी सी प्लस प्लस की बात करें हम तो उसमें इनिशियलाइजेशन हम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया इनिशियलाइजेशन मतलब कि इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना और उसको वैल्यू भी देना। ये अभी मैंने जावा के बारे में आपको बताया ये। ओके, यही चीज़ सी और सी प्लस प्लस में भी पॉसिबल है। तो इस स्टेटमेंट को ज़रा हम गौर से देखें तो इसमें क्या एक्चुअली एक वेरिएबल को हमने एक वैल्यू असाइन की है। अब वो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। ओके,
वो वैल्यू जो है वो 10, वो ऐसी वैल्यू है कि जो कंपाइलर को भी पता है, कंपाइलर को कंपाइलेशन के वक्त पता है कि ये क्या है, 10 है 10। अब उसकी जगह पे अगर मैं ऐसा लिखूं इंटीजर a इक्वल टू एक्स, और मान लो कि x कोई वेरिएबल है इंटीजर टाइप का कि जो मैंने पहले कभी मतलब पहले कहीं पे इसी प्रोग्राम में डिक्लेयर किया है, तो अब देखो ये x कंपाइलर को पता है कि वेरिएबल है, लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या है ये कंपाइलर को पता नहीं होगा। C++ के नज़रिए से बात करें तो ये चीज़ C और C++ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपाइलर को वैल्यू के बारे में पता नहीं होता, और कंपाइलर जो है वैल्यू जो है वो रन टाइम असाइन होती है। तो x की वैल्यू जो भी है, अब देखो आपको तो पता है, मैंने बताया कि C और C++ में जब कोई वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं और उसको वैल्यू नहीं देते तो उसमें गार्बेज वैल्यू होती है। C++ डज नॉट सपोर्ट दिस थिंग। आप उसमें इस तरह का इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं हम? डायनामिक इनिशियलाइजेशन। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये a को डिक्लेयर कर रहा है और इनिशियलाइज भी कर रहा है, और इनिशियलाइज करने के लिए जो वैल्यू दे रहा है वो किसी वेरिएबल की वैल्यू है। तो C++ में डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जावा में इसको पॉसिबल बनाया गया है, जिसकी हम यहाँ पे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको समझाया कि क्या होता है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। ये भी आपने भी कभी C++ के प्रोग्राम में ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि सपोज कि आपको ऐसा बताया जाए कि आप क्लाइंट से पूछो कि मेरे ख्याल से यश चुडासमा ने मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए शुरुआत में ये चीज़ बताई थी, जब मैं मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहा था, तब मेरे ख्याल से हम जावा के फीचर्स डिस्कस कर रहे थे, और तब मैं आपको फीचर समझा रहा था रबस्ट। ओके, तब मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हमें कितने एलिमेंट्स, हम एरे यूज़ करना चाहते हैं और एरे में कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं वो हमें क्लाइंट को पूछना है। तो यस ने मुझे आंसर दिया था कि हम इस तरह से कोई वेरिएबल लेंगे, फिर उसमें वैल्यू असाइन करेंगे, और आगे जाके जो एरे बनाएंगे उसकी साइज़ हम क्या देंगे, n। फिर तब मैंने बताया था आपको कि ये चीज़ C++ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपाइलर इज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस वैल्यू n। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन या फिर डायनेमिक डिक्लेरेशन। ये C और C++ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जावा में ये पॉसिबल है। सी, अब इस प्रोग्राम को देखिए जो यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही प्रोग्राम है। यहाँ पे क्लास डिफाइन किया है जिसका नाम दिया है डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। उसके अंदर मेन मेथड है, फिर एक दो डबल वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं, रेडियस इक्वल टू 4, हाइट इक्वल टू 5। दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइज किए हैं, रेडियस और हाइट, दोनों को वैल्यू दी है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में एक और वेरिएबल बना है, मतलब कि इनिशियलाइज हुआ है, डिक्लेयर भी हुआ है और उसको वैल्यू भी दी है। और इस वेरिएबल की जिसका नाम रखा है वॉल्यूम, इसको जो वैल्यू हमने असाइन की है, जरा गौर से देखो तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स का यूज़ किया है, रेडियस इंटू हाइट, और एक कांस्टेंट भी यहाँ पे लिखा है 3.1416 कि जो एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं पाई। ओके, ये पाई एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है, ये जो इक्वेशन है इस प्रोग्राम में, वो इक्वेशन है वॉल्यूम की। वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपने शायद पढ़ा भी होगा, पाई r स्क्वायर h। ओके, तो r मतलब की रेडियस, h मतलब की हाइट, और पाई की वैल्यू तो प्री डिफाइन है 3.14 जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे वो इक्वेशन अप्लाई की है, डबल टाइप का वेरिएबल लिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई मतलब 3.14
आर स्क्वायर मतलब कि रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस मतलब कि 2 टाइम्स हो गया आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, यहाँ पे हम वॉल्यूम मतलब गुजराती में जिसे कहते हैं हम घनफड़, वो कैलकुलेट किया है हमने। ये ज्योमेट्री का एक सम है और वॉल्यूम डिस्प्ले किया। लेकिन जो देखने जैसी बात है वो ये स्टेटमेंट है जिसमें हमने वॉल्यूम वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त वैल्यू दी है और वो वैल्यू जो हमने उसको दी है वो किसी और वेरिएबल से लेकर दी है। इसे कहते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। क्योंकि ये स्टेटमेंट रन टाइम एग्जीक्यूट होगा तब इसमें वैल्यू आएगी वॉल्यूम में। ये जावा में पॉसिबल है, C++ में ये स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नाउ स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल्स। स्कोप हम किसे कहते हैं? जैसे ऑटोमेटिक वेरिएबल, एक्सटर्नल वेरिएबल एक्सेट्रा। जी, लाइफ टाइम क्या बताया आपने रुपेश? ऑटोमेटिक वेरिएबल, वो सब आता है, डेटा स्ट्रक्चर आता है सर। देखो वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में जब यूज़ करते हैं जनरली वेरिएबल्स के नज़रिए से ही ये बात हो रही है अभी, इसलिए तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो स्टेटमेंट होता है वो हमने कहीं पे लिखा होता है। ओके, और कहाँ पे लिखा होता है? तो देखो C और C++ में आप क्या करते थे कि वॉइड मैन आपके पास होता था, वॉइड मैन। कभी कभी आप ऐसा करते थे कि वॉइड मैन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, कभी कभी वॉइड मैन के बाहर डिक्लेयर करते थे। ओके, तो ये जगह हो गई कि जहाँ पे हम उसको डिक्लेयर करते हैं। और ये जो मैंने 2 अलग अलग जगह बताई उसके अनुसार वेरिएबल का स्कोप तय होता है। अगर हम इस वेरिएबल को वॉइड मैन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। और जब आपको कोई वेरिएबल ऐसा बनाना होता है कि जिसको आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ करना चाहो तो कर सको, तो उसे हम वॉइड मैन के ऊपर मतलब कि बाहर डिक्लेयर करते हैं और उसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ओके, और उसके अनुरूप उसकी लाइफ टाइम भी डिसाइड होती है जैसा रुपेश ने कहा। ओके, अब स्कोप मतलब कि वो वेरिएबल कहाँ कहाँ उपलब्ध है। अगर हम वॉइड मैन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो केवल वॉइड मैन के अंदर ही अवेलेबल होगा। उसको हम वेरिएबल का स्कोप कहते हैं कि इस वेरिएबल का स्कोप वॉइड मैन है। उसी तरह से अगर आपने कोई यूडीएफ बनाया है फंक्शन और फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, या तो फंक्शन के जो पैरामीटर्स होते हैं ये दोनों ही फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स बनते हैं और इनका स्कोप फंक्शन रहता है। फंक्शन के बाहर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्कोप मतलब उपलब्धता, वेरिएबल्स, पर्टिकुलर वेरिएबल किस हद तक उपलब्ध है, कहाँ तक उपलब्ध है, उसको हम वेरिएबल का स्कोप कहेंगे। और लाइफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल का अस्तित्व का मतलब कि उस वेरिएबल को मेमोरी में जगह मिलती है, उसको वैल्यू दी जाती है, तब से लेकर जब तक उससे मेमोरी वापस न ली जाए, मतलब कि वो आउट ऑफ स्कोप न हो जाए, वो जो पूरा ड्यूरेशन है उसको हम लाइफ टाइम कहते हैं। सिंपल सी बात है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। अब हम बात कर रहे हैं जावा के नज़रिए से स्कोप। अ ब्लॉक डिफाइंस अ स्कोप। देखो ब्लॉक का मतलब क्या, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होना और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होना। ये जो पूरा एरिया है उसको हम कहते हैं ब्लॉक। कहाँ कहाँ होता है ब्लॉक? अब जावा की बात करें तो जावा में क्लास का भी ब्लॉक होता है, क्योंकि क्लास हम लिखते हैं ना, क्लास ट्राइंगल, फिर कर्ली ब्रैकेट करते हैं, फिर अंदर कोड लिखते हैं, एंड में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं, तो वो क्लास का ब्लॉक हो गया। उसी तरह से आप कोई मेथड डिफाइन करते हो, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन आप लिखते हो ना, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखने के बाद भी आप कर्ली ब्रैकेट करते हो, ओपन, फिर स्टेटमेंट्स लिखते हो और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हो, तो ब्लॉक वहाँ पे भी आता है, मेथड के बाद भी आता है, क्लास के बाद भी आता है। उसको क्लास का ब्लॉक कहते हैं, इसको मेथड का ब्लॉक कहते हैं। और जावा में
ये जो ब्लॉक होता है वो वेरिएबल का स्कोप डिफाइन करता है। वेरिएबल को किस स्कोप में आपने, किस ब्लॉक में आपने डिक्लेयर किया है, वो उसका स्कोप है। A block is begun with an opening curly bracket and ended by a closing curly bracket. Whenever we define a new block, we are creating a new scope. तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ब्लॉक जो है वो स्कोप तय करता है। तो जब भी आप कोई ब्लॉक डिफाइन करते हो, इसका मतलब कि आप एक नया स्कोप डिफाइन कर रहे हो। यह स्कोप, क्योंकि उस स्कोप में बहुत सा डेटा डिक्लेयर हो सकता है। Scope determines what objects are visible to other parts of our program. It also determines the lifetime of these objects. इस स्कोप के द्वारा तय किया जा सकता है कि कौन सा वेरिएबल किस हद तक उपलब्ध है और मेमोरी में कब तक वो अवेलेबल रहेगा, उसकी मतलब कि लाइफ टाइम कहाँ से कहाँ तक है। स्कोप के द्वारा हम ये डिफाइन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्कोप इन जावा। अब देखो C++ का एग्जांपल शुरू में मैंने दिया कि भाई C++ में या तो आप वॉइड मेन के या फिर किसी फंक्शन के बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो या तो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो। तो जब आप वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल बनता है, क्योंकि उस फंक्शन के बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आप फंक्शन के बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। आपने शायद सी लैंग्वेज को पढ़ते समय शुरू में आपको बताया गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। वहाँ पे हेडर फाइल्स, मैक्रोज, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन, ऐसा आपको बताया गया होगा, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, कि जो वॉइड मेन से पहले लिखा होता है। मतलब कि आप अपने प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल्स चाहते हो तो आप उसको वॉइड मेन के ऊपर डिक्लेयर कर सकते हो। अब जावा के नज़रिए से बात करें तो जावा में तो हमने ये पढ़ा है, अभी ये बहुत बार चर्चा भी हो गई कि जावा में तो सब कुछ क्लास के अंदर ही होता है। मतलब कि अपनी जो मेन मेथड है वॉइड मेन, वो भी हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। तो जावा में तो सी लैंग्वेज की तरह क्लास के बाहर कुछ नहीं आएगा, वॉइड मेन के बाहर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे जावा में क्लास के बाहर हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्लास के अंदर किसी भी मेथड में या फिर क्लास के अंदर मेथड के बाहर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर। ओके तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के स्कोप बनते हैं, डिफाइंड बाय अ क्लास, डिफाइंड बाय मेथड। तो देखो जावा में अब तक जो हमने डिस्कशन किया है, अब तक जो जितना हमने जावा में पढ़ा है, उस हिसाब से देखें तो ब्लॉक, जावा में ब्लॉक कहाँ कहाँ आते हैं। क्लास के बाद ब्लॉक आता है और मेथड के बाद ब्लॉक आता है। तो हमारे पास दो प्रकार के ब्लॉक हो गए। तो वेरिएबल को भी डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास दो प्रकार की जगह हो गई। एक तो हम उसको क्लास के अंदर किसी भी मेथड के बाहर, क्लास के अंदर लेकिन किसी भी मेथड के बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो हम मेथड के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को। और आप जैसा आप समझ रहे हो अभी कि क्लास के अंदर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो उसे हम क्लास की किसी भी मेथड में यूज़ कर सकते हैं। और अगर वेरिएबल को हम मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो केवल उस मेथड के अंदर ही वेरिएबल का स्कोप रहेगा, उसी जगह पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड में जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है उसको हम किसी और मेथड के अंदर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया स्कोप। अब जो पहला केस है क्लास वाला, क्लास के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वो एक तरह का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ब्लॉक है, क्लास का ब्लॉक और मेथड का ब्लॉक, इसलिए यहाँ पे दोनों को लिस्ट आउट किया है। अब जो पहला वाला है उसकी चर्चा हम जब क्लास को डिस्कस करेंगे तब होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे लोकल स्कोप को। स्कोप्स डिफाइंड बाय अ मेथड बिगिंस विथ इट्स कर्ली ब्रैकेट। अब देखो मेथड स्कोप वाला जो वेरिएबल है वो मेथड का स्कोप कैसे शुरू होता है, तो कि मेथड को आपने लिखा वॉइड शो, किसी क्लास के अंदर आपने मेथड लिखी वॉइड शो, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हो ना तो वहाँ पे स्कोप की शुरुआत हो गई। फिर जब कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हो वहाँ पे वो स्कोप खत्म हो गया। उसके अंदर आपके पास जगह है, वहाँ पे आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, कोई और भी कोड लिख सकते हो। इफ मेथड हैज पैरामीटर्स दे आर इंक्लूडेड विद इन द मेथड स्कोप। अब देखो कि वॉइड शो मेथड आपने डिक्लेयर की है, डिफाइन की है, उसके अंदर पैरामीटर्स भी पास किए है आपने, इंटीजर आई। तो वो जो पैरामीटर इंटीजर आई आपने वहाँ पे लिखा है वो मेथड का पैरामीटर है, और वो पैरामीटर मेथड से जुड़ा है, मतलब कि मेथड के स्कोप में है, मेथड के बाहर उसकी पहचान नहीं है।
तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं मेथड के अंदर, एक जो पैरामीटर एज ए पैरामीटर उसको रिसीव होते हैं वो, और दूसरा कि जो मेथड के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं वो। Scope of variable. Variables declared inside a scope are not visible to the code that is defined outside that scope. वेरिएबल जब किसी स्कोप के अंदर डिक्लेयर होता है तो उसी स्कोप में उस वेरिएबल की पहचान रहती है, उपलब्धता रहती है। ऐसा कोड कि जो उस स्कोप के बाहर है वो कोड इस वेरिएबल को डिक्लेयर यूज नहीं कर सकता। वेरिएबल की जिसको आपने मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल को मेथड के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। When we declare a variable within a scope, we are localizing that variable and protecting it from unauthorized access or modification. तो एक तरह से देखा जाए तो अगर हम वेरिएबल को किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो हम थोड़ा उसको सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि इन अदर वर्ड्स हम उसको सुरक्षित रख रहे हैं क्योंकि ये बाहर के कोड से एक्सेसिबल नहीं है। तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन हो गया कि जो आप इस वेरिएबल को प्रोवाइड कर सकते हो। स्कोप रूल्स प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर एनकैप्सुलेशन, और यही चीज़ एक बेस बनता है, फाउंडेशन बनता है एनकैप्सुलेशन के लिए, मतलब कि क्लास की बिल्डनेस के लिए। नेस्टेड स्कोप, या स्कोप्स कैन बी नेस्टेड, मतलब कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। सपोज आपने एक मेथड डिफाइन की है void show, ओके, इंटीजर i। अब इस मेथड का कर्ली ब्रैकेट आपने यहाँ पे किया स्टार्ट और यहाँ पे किया क्लोज, तो ये एक स्कोप बन गया मेथड का। अब आपने इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे, इसमें कहीं पे आपने इफ कोई कंडीशन लिखी है, तो हो सकता है ना कि आपने उसके बाद भी कर्ली ब्रैकेट किया है और क्लोज किया है, तो ये भी एक ब्लॉक बना। ये इसको हम कहेंगे आउटर ब्लॉक और ये उसका इनर ब्लॉक हो गया। इनर ब्लॉक को हम नेस्टेड ब्लॉक भी कह सकते हैं क्योंकि ये ब्लॉक किसी और ब्लॉक के अंदर है, तो इसको कहते हैं नेस्टेड ब्लॉक। यस, scopes can be nested. Each time we create a block inside another block, we are creating a new nested scope. जब भी आप किसी ब्लॉक को किसी और ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हो तो इसको आप नेस्टेड स्कोप कह सकते हो। द आउटर स्कोप एनक्लोजेस द इनर स्कोप। यस, ये जो इनर स्कोप है वो पूरा आउटर स्कोप के अंदर होता है। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर्ड इन द आउटर स्कोप एनक्लोजेस द इनर स्कोप, बट ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर्ड इन द इनर ब्लॉक विल नॉट बी विजिबल आउटसाइड इट। देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो आउटर ब्लॉक है उसमें जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं वो इनर ब्लॉक में एक्सेसिबल है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इनर ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए हैं वो तो केवल अपने ब्लॉक तक ही सीमित रहेंगे, है ना, तो उसको हम आउटर ब्लॉक में एक्सेस नहीं कर सकते। एक छोटा सा यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे। हमारे क्लास का नाम है स्कोप डेमो। मेन मेथड, देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है तो ये एक ब्लॉक की शुरुआत हुई, मतलब एक स्कोप की शुरुआत हुई, ठीक है। अब ये इंटीजर x हमने यहाँ पे void main के अंदर डिक्लेयर किया तो ये पूरे कोड को एक्सेसिबल है। void main में जितना भी कोड है वो x को यूज कर सकता है। तो x का स्कोप क्या हुआ? x का स्कोप क्या हुआ? मेन मेथड, ओके, क्योंकि ये इस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर हुआ है। x को हमने वैल्यू दी 10, फिर हमने कंडीशन टेस्ट की, अगर x की वैल्यू 10 है तो, और यहाँ पे एक वापस कर्ली ब्रैकेट की शुरुआत हुई और वो कर्ली ब्रैकेट से जो ब्लॉक या फिर स्कोप शुरू हो रहा है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ओके। फिर हमने इस दूसरे नेस्टेड ब्लॉक, इसको क्या कहेंगे हम? नेस्टेड ब्लॉक। इस नेस्टेड ब्लॉक के अंदर हमने एक दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज किया y, जिसको वैल्यू दी हमने 10
और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, डिस्प्ले करवाया x एंड y, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब देखने जैसी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि x की जो डिक्लेयर कहाँ पे हुआ है, इफ के बाहर, मेन के अंदर, मेन मेथड के अंदर, लेकिन इफ के बाहर, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट जो लिखा है हमारा, ये स्टेटमेंट वो नेस्टेड ब्लॉक के अंदर है और नेस्टेड ब्लॉक किसके अंदर है, मेन मेथड के अंदर। इसलिए x को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और y को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि y तो इसी स्कोप का है। ओके, लेकिन अगर हम इस ब्लॉक के बाहर निकले और नेक्स्ट लाइन में देखें और y इक्वल टू 100 अगर लिखे हम, तो y वेरिएबल तो केवल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है नेस्टेड ब्लॉक के अंदर, तो y नेस्टेड ब्लॉक के अंदर डिफाइन हुआ है तो उसका स्कोप भी नेस्टेड ब्लॉक तक सीमित रहेगा, उसको आप नेस्टेड ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए देखो यहाँ पे कमेंट दिया है, कमेंट, यहाँ पे एरर आएगी अगर आप y को यूज करते हो तो, लेकिन x तो आप यूज कर सकते हो क्योंकि x को आप यूज कर रहे हो मेन मेथड के अंदर और उसका स्कोप भी कितना है, मेन मेथड तक। तो दोस्तों ये है स्कोप। इसी तरह से आप जैसे यहाँ पे मैंने मेन मेथड का एग्जांपल दिया, उसी तरह से अगर आपने यूज़र डिफाइंड मेथड कोई डिफाइन की अपनी खुद की मेथड और उसके अंदर वेरिएबल्स या पैरामीटर्स रखे तो वो भी उस मेथड के लोकल मेंबर्स बन जाएंगे। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन इन अ स्कोप, ये भी एक चर्चा का विषय है। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एट एनी पॉइंट इन जावा but are valid only after they are declared. Yeah, generally the program follows top to bottom order. ओके, एक के बाद एक स्टेटमेंट को शुरू से लेकर अंत तक वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो सामान्य बात है ना कि भाई वेरिएबल को यूज़ करने से पहले वो डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिखोगे x इक्वल टू 10 और आगे कहीं पे आपने x को डिक्लेयर किया है, ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा हम कभी सोच भी नहीं सकते और करते भी नहीं है क्योंकि ये इट इज़ नॉट अ वैलिड कोड, बिकॉज कि पहले ये लाइन अगर एग्जीक्यूट होती है तब जाके x वेरिएबल बनेगा और उसको यूज़ कर पाएंगे। यूज़ पहले कर दे और फिर डिक्लेयर करें, ये ऑर्डर फॉलो नहीं करते हम और ये उचित भी नहीं है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। इफ ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ ए मैथड इट इज अवेलेबल टू ऑल द कोड विद इन दैट मैथड। ये मैंने आपको बताया, अभी हमने वॉइड मेन में x को डिक्लेयर किया था और x पूरी मेन मेथड में अवेलेबल था। ये शुरू में अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो पूरी मेथड में अवेलेबल होता है। मोर ओवर इफ वी डिक्लेयर ए वेरिएबल एट द एंड ऑफ ए ब्लॉक, अब इसका ऑपोजिट करते हैं अगर हम, जैसा कि वॉइड मेन में लास्ट स्टेटमेंट में आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उसका मतलब भी कुछ नहीं रहेगा ना, क्योंकि लास्ट लाइन में आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको यूज कहाँ पे करोगे, उसका तो कोई यूसेज ही नहीं है ना, इट इज ऑफ नो यूज, इट इज इफेक्टिवली यूजलेस बिकॉज नो कोड विल हैव एक्सेस टू इट। किसी ब्लॉक के लास्ट लाइन में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो वो यूजलेस है, बिन उपयोगी, क्योंकि उसको आप यूज ही नहीं कर रहे हो कहीं पे। लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल, अब देखो स्कोप समझ में आ गया तो लाइफ टाइम समझ में आ जाएगी। लाइफ टाइम मतलब वेरिएबल का क्रिएट होना मतलब कि उसको मेमोरी मिलनी, उसकी पहचान बननी, तब से लेकर जब तक उस वेरिएबल को मेमोरी डीएलोकेट नहीं हो जाती, वो जो ड्यूरेशन है पूरा, उसको हम कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल। Variables are created when their scope is created and destroyed when their scope is left. A variable will not hold its value once it has gone out of scope. जिस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वो स्कोप अगर ख़त्म हो गया, मतलब कि आपने किसी मेथड के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो जब तक वो मेथड एग्जीक्यूट हो रही है तब तक ये वेरिएबल भी मेमोरी में होगा और जिसे हम कहते हैं ना जीवित होगा।
लेकिन जैसे ही ये लास्ट कर्ली ब्रैकेट उसका एंडिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूट होता है, इसका मतलब कि शो मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है उसको हम कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ दैट वेरिएबल। तो ये क्या पता चला हमें कि ये स्कोप जब तक है तब तक वो वेरिएबल है, और स्कोप जैसे खत्म हुआ तो वेरिएबल भी खत्म हो गया। तो लाइफ टाइम ऑफ ए वेरिएबल इज वो सीधा जुड़ा है स्कोप से। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड विल नॉट होल्ड देयर वैल्यूज बिटवीन कॉल्स टू दैट मेथड। ये तो ये भी समझने जैसी बात है ना कि सपोज क्या कहा है यहाँ पे कि सपोज कि आपके पास लोकल वेरिएबल है, आपकी कोई मेथड है, सपोज यहाँ पे आप उसको नाम देते हो void show, ओके, और इसके अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया है और कहीं आगे जाके आपने उसको कोई वैल्यू दी है, ओके, और समझ लो कि ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तब x के अंदर वैल्यू आ गई 15 वॉटएवर, ओके। तो एक बार जैसे ही ये शो मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ और नेक्स्ट टाइम जब उसकी बारी आती है, जब कहीं से उसको कॉल किया जाता है इस मेथड को, तो नेक्स्ट टाइम जब ये मेथड कॉल होगी तो x दोबारा एक फ्रेश वेरिएबल बनेगा, एक फ्रेश मेमोरी उसको मिलेगी। पिछली बार जो मेमोरी मिली थी, पिछली बार जो उसकी वैल्यू थी, वो सब नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल जो लोकल होता है उसमें जो वैल्यू होती है वो कब तक रहती है? जब तक उसका स्कोप है, जब तक उसकी लाइफ है। जैसे ही ये मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ तो वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और वही मेथड अगर वापस कॉल होती है तो वापस ये नया वेरिएबल बनेगा। तो कहने का मतलब पिछली बार जब एग्जीक्यूट हुआ और जो वैल्यू x को मिली थी वो वैल्यू हमें यहाँ पे वापस नहीं मिलेगी, मतलब प्रिजर्व नहीं होती वैल्यू। लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू बिटवीन कॉल्स प्रिजर्व नहीं होती। A variable declared within a block will lose its value when the block is left. Thus, the lifetime of a variable is confined to its scope. If a variable declaration includes an initializer, that variable will be reinitialized each time the block in which it is declared is executed or entered. कहने का मतलब क्या कहा इस लास्ट पैराग्राफ में कि आपने किसी मेथड के अंदर इस तरह से वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, ओके, और आगे जाके आप कुछ ऑपरेशंस उस पर कर रहे हो, तो नो डाउट जब ये शो पहली बार एग्जीक्यूट हुआ मेथड, ये मेथड, तो x की वैल्यू 10 होगी और आगे जब बढ़ेगा तो x की वैल्यू 11 हो जाएगी, ओके। अब जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है वो एग्जीक्यूट होगा, ये वेरिएबल भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। और दोबारा अगर मौका मिलता है, दोबारा अगर ये मेथड कॉल होती है शो, तो वापस ये x नया वेरिएबल बनेगा, नई मेमोरी मिलेगी और वैल्यू उसको दी जाएगी 10। वही वैल्यू इसको जो पहले भी मिली थी 10, वही वैल्यू वापस उसको दी जाएगी। कहने का मतलब अगर आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है मेथड के अंदर, तो जितनी बार मेथड कॉल होगी उतनी बार वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, लेकिन हर बार वो अलग अलग वेरिएबल होगा। नाम केवल हमारे लिए एक है नाम, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए, वो जेवीएम के लिए हर बार अलग अलग आइडेंटिफायर है। Point to be noted, friends, no variable declared within an inner scope can have the same name as a variable declared by an enclosing scope. यहाँ पे क्या कहा है कि आउटर ब्लॉक में, मतलब कि आपके स्कोप में वेरिएबल का जो नाम रखा है आपने, वही नाम आपके नेस्टेड ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल का नहीं रख सकते। जो नाम आपने यहाँ पे दिया है आउटर स्कोप में, आउटर ब्लॉक में, उसी नाम का वेरिएबल इनर स्कोप में आप नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। इट इज़ अ कंपाइलेशन एरर। अगर ऐसा करते हो आप तो कंपाइलर आपको मना कर देगा।
कि ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हुआ है, आप इसको नाम कुछ और नेम से डिक्लेयर करो, ठीक है। कई बार ये पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स में। तो फ्रेंड्स ये था क्या कहते हैं हम, वेरिएबल्स के बारे में जो हमने डिस्कशन किया, सभी चर्चा वेरिएबल्स की टाइप के बारे में, उसको डिक्लेरेशन के बारे में, असाइनमेंट के बारे में, इनिशियलाइजेशन के बारे में, स्कोप एंड लाइफ टाइम के बारे में भी हमने चर्चा की। और भी वेरिएबल्स है कि जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इंस्टेंस वेरिएबल आएंगे, स्टैटिक वेरिएबल आएंगे, ओके, वो जब हम क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास की चर्चा करेंगे, क्लास डेफिनेशन की, तब इन सब की चर्चाएं होगी। तो यहाँ तक जो हमने डिस्कशन किया वेरिएबल्स के बारे में, उसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। एनीबडी एल्स? ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोलिंग जो होता है स्टेटमेंट्स में, एक्चुअली कैलकुलेशन होता है, बिजनेस लॉजिक होता है, उन सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड जावा इज़ टू हैविंग सच ऑपरेटर्स, जिसको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं जनरली। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, फिर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एटसेट्रा। इसके अलावा भी जब हम ऑपरेटर्स की चर्चा करते हैं तो जनरली हम कहते हैं कि बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स। तो बाइनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं और यूनरी ऑपरेटर किसे कहते हैं? सर जिसमें एक ऑपरेंड होता है उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं और जिसमें दो ऑपरेंड्स होता है उसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। यस, गुड। तो क्या होता है कि ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि a प्लस बी, तो ये क्या है? ऑपरेटर है। और ऑपरेटर जिस पे काम करता है उसको हम कहते हैं ऑपरेंड, ओके। तो ऐसे ऑपरेटर्स कि जो दो ऑपरेंड पे काम करते हैं उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, मतलब कि टू ऑपरेंड्स। और ऐसे ऑपरेटर के जिसको एक ऑपरेंड होता है उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूनरी माइनस, कि जो सिंपली इट निगोशिएट दी साइन। अगर आप ऐसा लिखते हो x इज इक्वल टू 10 और y इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ऑपरेशन है इसमें माइनस ऑपरेटर का यूज हुआ है और x उसका ऑपरेंड है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो केवल एक ऑपरेंड पे परफॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे हमने जो माइनस यूज़ किया वो यूनरी माइनस है। उसके दो स्वरूप है, माइनस के दो स्वरूप है। वो यूनरी में भी यूज़ होता है साइन चेंज करने के लिए, और बाइनरी में यूज़ होता है वो सब्ट्रैक्शन करने के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं a माइनस बी, तो यहाँ पे हमने जो माइनस को यूज़ किया वो एज ए बाइनरी ऑपरेटर यूज़ किया है, और a में से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं b। लेकिन हम जब ऐसा लिखते हैं माइनस एक्स, इसका मतलब हम x की साइन चेंज करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू 10 है अगर,
और यहाँ पे हम y को असाइन कर रहे हैं माइनस एक्स, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 10। 10 मतलब कि x और आगे हमने माइनस की साइन जोड़ दी, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस 10। इसका मतलब कि इट इज़ यूज टू चेंज द साइन ऑफ अ नंबर। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर वो माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। मतलब प्लस की साइन तो आगे नहीं लगेगी। प्लस यस यस नथिंग से, वो गलती से प्रेस हो गया था। क्या हुआ था? वो गलती से माइक ऑन हो गया था, सॉरी सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। एनीबडी एल्स? धारा, वेर यू आस्किंग एनीथिंग? आप कुछ पूछ रहे थे? No, sir. No, no, sir. No, sir. ओके ओके, सो फाइन फ्रेंड्स, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस। आप सबके नाम दोहराऊंगा मैं। धारा, कृपाली, पल्लवी, वंदना, यश, Present. आनंद, चिंतन, दिव्या, ओम एंड रूपेश। Anybody left? મને Anybody left here? સર મારું નામ બાકી છે. Who? હેલો. Yes, Manish. Okay, but okay. Anybody else? Anybody else? Okay, friends.